गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ टेक्निकल ग्लिच थी, तो इसलिए क्लास जो है वो शुरू नहीं हो पाई। तो इसलिए अभी जो है हम आज का टॉपिक जो है शुरू करते हैं। और आज जो है इकाई 2 के बारे में हम जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने चर्चा करी थी इकाई 1 के बारे में कि पर्यावरण अध्ययन क्या है, पर्यावरण अध्ययन का क्या है और पर्यावरण अध्ययन हमें पढ़ना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज की कक्षा में हम ये नई इकाई यानी नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। और जो नया चैप्टर है उसका नाम है इकोसिस्टम्स इंग्लिश में, और हिंदी में उसको बोलेंगे पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, आज हम इसके बारे में जानेंगे। पिछली बार हमने बात करी थी कि पर्यावरण क्या है। ठीक है, जो मेरे आसपास यानी जो मेरे सराउंडिंग्स में हैं वो मेरे उसको हम पर्यावरण के रूप में इंगित करते हैं या परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या घटक होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम ये बात करेंगे कि पर्यावरण की जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है। ठीक है, तो पर्यावरण की जो क्रियात्मक इकाई है वो है पारितंत्र। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरमेंट इज द इकोसिस्टम। ओके, इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे पारितंत्र। जो पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई है, जो फंक्शनल यूनिट है, उसको हम इकोसिस्टम या पारितंत्र बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको विस्तार में जानते हैं कि तंत्र क्या होता है और पारितंत्र क्या होता है। ठीक है, यानी सिस्टम क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होता है। ओके, सो पारितंत्र में तंत्र जुड़ा हुआ है, और तंत्र का मतलब होता है कि जब बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर किसी कार्य को संपन्न करती हैं तो हम तंत्र बोलते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कंप्यूटर तंत्र, कंप्यूटर तंत्र में क्या क्या है उसमें आप देखेंगे, मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है। ये छोटी छोटी इकाइयां हैं, लेकिन ये आपस में इनका आपस में जो है इंटरेक्शन होता है, आपस में क्रिया अंतःक्रिया होती है, और साथ में मिलकर ये जो है कंप्यूटर तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा पाचन तंत्र भी है। पाचन तंत्र में क्या है, अमाशय है, उदर है, इसके अलावा हमारे जो आंतड़ियां हैं वो उसके अंदर है, दांत है, जीवा है, जीभ जिसको बोलते हैं यानी टंग। तो ये सब उसके अंतर्गत आती है। ये आपस में मिलकर जो है क्रिया अंतर क्रिया करती है और एक तंत्र का निर्माण करती है जिसको हम पाचन तंत्र बोलते हैं। उसी प्रकार से पर्यावरण में भी कुछ घटक जो हैं वो आपस में मिलते हैं, उनके बीच में इंटरैक्शन यानी कि अंतःक्रिया होती है, और वो एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसको हम पारितंत्र बोलते हैं। आप क्लासरूम तंत्र का भी बात इसमें कर सकते हैं। क्या होता है, क्लासरूम जो है सिर्फ टीचर से नहीं बनता, उसका निर्माण टीचर से ही नहीं होता, स्टूडेंट्स भी होने जरूरी हैं। लेकिन टीचर और स्टूडेंट्स होने पर भी ये तंत्र पूर्ण नहीं होता। उसके लिए जो है ब्लैक बोर्ड चाहिए, चौक चाहिए, अगर टीचिंग हो रही है फिर पंखा चाहिए, एसी चाहिए, रूम चाहिए जिसके अंदर लोग बैठ सके। ठीक है, और लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट और टीचर्स में आपस में एक अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन होना जरूरी है, तभी जाकर आपका टीचिंग संभव है, यानी अध्यापन संभव है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रकृति में भी, पर्यावरण में भी कुछ ऐसी क्रियात्मक इकाइयां हैं जिनको हम पारितंत्र बोलते हैं, और ये जो है पूरी प्रकृति या पर्यावरण को चलाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मौजूद है इस तंत्र में, इसमें अजैविक घटक भी हैं और जैविक घटक भी हैं। अजैविक मतलब जिनमें प्राण नहीं है, और जैविक वो है जिनमें प्राण मौजूद है। ठीक है, तो आपस में ये क्रिया अंतःक्रिया करते हैं और एक पूरे तंत्र का निर्माण करते हैं जिसको हम पारितंत्र जो है बोलते हैं। ठीक है, मैं बीच बीच में स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन शेयर करने में। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि ये हो जाए, ताकि मैं आपको और अच्छे से जो है समझा पाऊँ।
तो एजे टेंसले ने जो है पारितंत्र यानी इकोसिस्टम की डेफिनेशन दी थी, परिभाषा दी थी। और हम देखते हैं कि इसके तत्व क्या-क्या हैं। अगर इसकी पूरा पारितंत्र की हम विवेचना करें कि इसमें क्या-क्या सम्मिलित है, तो इसमें प्रमुखतः 2 प्रकार के घटक जो हैं वो मौजूद हैं। पहले है अजैविक घटक, ठीक है? अजैविक घटक वो होते हैं जिनमें प्राण मौजूद नहीं होते। ठीक है, जिनमें प्राण मौजूद नहीं होते, ऐसे घटकों को हम अजैविक घटक के रूप में जो है परिभाषित करते हैं। ठीक है, और ये जो अजैविक घटक हैं, ये भी जो है 2 प्रकार से आगे चलकर विभाजित होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से 2 प्रकार हैं? पहला है आपका भौतिक घटक, ठीक है, और दूसरे है रासायनिक घटक। ठीक है, भौतिक घटक वो होते हैं जिनमें जो भौतिकी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप देखते हैं प्रकाश इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, और दबाव यानी दाब इसके अंतर्गत आता है, आर्द्रता इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये सब भौतिक घटक हैं पारितंत्र के। ठीक है, तो इन्हीं से ही आप देखते हैं हम सभी जो है जुड़े हुए हैं। आकाश जरूरी है, प्रकाश इसलिए जरूरी है ताकि प्रकाश संश्लेषण पौधे कर सकें। आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में जो है वो निरंतर चलती रहती है, और पौधे जो है इसके माध्यम से अपना खाना जो है वो बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो वायु का दबाव होता है वो भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहता है। और आप जानते हैं कि अलग अलग जैसे आप पहाड़ों पर जाते हैं, तो पहाड़ों पर जो है वायु दाब बहुत कम होता है, तो वहां पर आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। लेकिन आप समुद्री क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में होते हैं, तो वहां पर वायु का दबाव सामान्य होता है और यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। तो दबाव या वायु दाब जो है वो भी हमारे पर असर करता है। इसी तरीके से जो जो आर्द्रता प्रभाव डालती है। आप देखते हैं कि मरुस्थल में आर्द्रता बहुत कम होती है, वहां पर पानी बहुत तेजी से वाष्पिक होता है, जिससे आपको बहुत तेजी से प्यास लगती है। लेकिन अगर आप चले जाएं किसी ऐसे क्षेत्र में जैसे समुद्री तट में, ठीक है, तो वहां पर उसका जो है अलग जो है प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो ये सब है भौतिक घटक। इसके अलावा हम बात करते हैं रासायनिक घटकों के बारे में। तो रासायनिक घटक वो होते हैं जो कि जिनमें रसायन मौजूद होते हैं। प्रमुखतः रसायन कौन कौन से हैं जो कि जीवधारियों में मौजूद हैं, जीवधारियों को पोषित करते हैं। तो कौन 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 से ऐसे जो है रसायन है, उसमें प्रमुख है ऑक्सीजन। आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता हम सभी को रहती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो कीट पतंगे हों, चाहे वो कोई भी जानवर हो, उसको आवश्यकता ऑक्सीजन की रहती है, ताकि जो है श्वसन प्रक्रिया जो है संपन्न हो सके। इसी प्रकार से कार्बन, हमारा जो शरीर है वो कार्बन से निर्मित है, तो कार्बन की भी आवश्यकता है। तो ये क्या है, जैविक घटक है, सॉरी घटक है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये सभी रासायनिक घटक हैं, ये भी जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन की आवश्यकता हमारे शरीर में जो है प्रोटीन बनाने के लिए होती है। प्रोटीन तब तक नहीं बनेंगे, हमारा शरीर प्रोटीन से बना है, प्रोटीन तब तक नहीं बनेंगे जब तक नाइट्रोजन ना हो। इसी तरीके से जो फास्फोरस है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो हमारा जीवन जो है इन्हीं रासायनिक घटकों से जो है वो बना है। ओके, और तीसरा जो घटक मैंने बताया था वो है जैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक वो होते हैं जिनमें जीवन मौजूद होता है, ऐसे घटकों को हम जैविक घटक बोलते हैं। ठीक है, अभी जो जैविक घटक होते हैं ये भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। जो जैविक घटक जिनमें जीवन मौजूद होता है, पारितंत्र के जैविक घटक जिनमें जीवन मौजूद होता है, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला है इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक। ठीक है, ऐसे जीव जंतु जो अपना खाना स्वयं
बना सकते हैं, उनको हम उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ठीक है, उत्पादक या प्रोड्यूसर बोलते हैं ऐसे जीव जंतुओं को जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। इसमें प्रमुखता है आपके हरे भरे पेड़ पौधे, जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना खाना जो है वो स्वयं बना सकते हैं। उन क्यों? क्योंकि एक क्लोरोफिल नामक तत्व जो है पेड़ पौधों के ऊतकों में मौजूद होता है, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के ऊपर पड़ता है, तो सूर्य के प्रकाश से के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है उसको मिलाकर जो है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है उसका निर्माण ये करते हैं, और अपना खाना यानी भोजन ग्लूकोज के रूप में जो है ये स्वयं बना सकते हैं। तो ऐसे जीव जंतुओं को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आपका उत्पादक। ठीक है, इसके अलावा इसमें काई भी मौजूद है। ठीक है, तो काई और हरित ग्रीन काई और कुछ बैक्टीरिया भी सम्मिलित हैं जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर नामक तत्व जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, तो उनको हम उत्पादक की श्रेणी में डालते हैं। ओके, इन जीवों को हम स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरी परिभाषा भी इससे जुड़ी हुई है, ऑटोट्रॉफ यानी स्वपोषी, यानी अपना पोषण स्वयं कर सकते हैं। दैट मीन्स दे कैन नरिश देमसेल्व्स बाय देयर ओन। ठीक है, तो सच ऑर्गेनिजम्स दे आर नोन आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ्स इन, और दे आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ओके, दूसरी कैटेगरी जो है वो है आपकी उपभोक्ता की। ठीक है, दूसरी कैटेगरी जो आती है वो है उपभोक्ता की। मेरे ख्याल से अब स्क्रीन शेयर हो रही होगी। मेरी जो पीपीटी है वो शेयर नहीं हो रही, मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूं। तो अभी ये जो पीडीएफ है ये आपको शेयर हो रही होगी, आई एम डैम श्योर। अगर हो रही है तो आप लिख दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपका पेज नंबर हम 11 पर चलते हैं। काफी ट्राई के बाद अब जो है ये हो रहा है। एक मिनट। ठीक है, अब आप देख रहे हैं पेज नंबर 9, यहाँ पर देख रहे हैं। पहले थे उत्पादक। ठीक है, अब दूसरे हैं उपभोक्ता। ठीक है, जीव जंतु, इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंज्यूमर्स। ठीक है, उपभोक्ता वो जीव जंतु होते हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, लेकिन ये जो है दूसरे ये उत्पादक एवं दूसरे उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे जीव जंतुओं को हम उपभोक्ता की श्रेणी में डालते हैं। Those organisms which can't produce their own food and they depend upon producers or other consumers for obtaining their food, they are known as the consumers. Okay, और ऐसे जीव जंतु जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, दूसरों पर भोजन के लिए आश्रित है, डालते हैं। ठीक है, अभी जो उपभोक्ता है ये भी 3 प्रकार के होते हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, पहला है आपका प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, इनको हम हर्बीवोर्स भी बोल सकते हैं यानी शाकाहारी भी बोल सकते हैं। तो प्राते हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं अपना खाना प्राप्त करने के लिए। दे डिपेंड अपॉन द प्लांट्स फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड। उसमें प्रमुख आप सभी जानते हैं, गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, हिरण, ऊंट आदि, यानी आपका कैमल, गोट, शीप, काओ, बफलो। ठीक है, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरे हैं, इंग्लिश में प्राथमिक उपभोक्ता को प्राइमरी कंज्यूमर, ये ध्यान में दीजिएगा। दूसरे हैं द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर। द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित होते हैं अपना भोजन करने के लिए, यानी दे फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड। ओके, ठीक है, उपभोक्ता की कैटेगरी आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आते हैं आपके भेड़िया, लोमड़ी, सांप, यानी आपके
वुल्फ, स्नेक, फॉक्स प्राप्त करते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर अपना खाना प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों को अपना भोजन बना सकते हैं। तो इनको शीर्ष जो है मांसाहारी भी हम बोलते हैं, टॉप कार्निवोर भी बोलते हैं। और कार्निवोर कौन से होते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी मांसाहारी कौन से जीव जंतु होते हैं? वो जीव जंतु जो कि मांस खाते हैं उनको हम मांसाहारी बोलते हैं। ठीक है। और इसके जो है बाज यानी ईगल और आते हैं, या बाघ बोलते हैं, वो सब इसके अंतर्गत के जो कंज्यूमर यानी उपभोक्ता है वो है मृत जीवी। इनको हम तीसरी तीसरी श्रेणी के जो तीसरी थी आपके जैविक घटकों की। तीसरी श्रेणी जो जैविक घटकों की वो है मृत जीवी यानी अपघटकों। ऐसे जंतु जो कि इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलेंगे डीकम्पोजर्स या फिर सेप्रोट्रॉप्स, और हिंदी में बोलेंगे मृत जीवी या अपघटक। ठीक है, तो ऐसे जीव जंतु जो मृत कार्बनिक पदार्थ जिसमें सड़ा गला मांस आता हो, या मृत वनस्पति हो, मृत वनस्पति के अवशेष हो, सड़े गले पत्ते हों, या फिर सड़ा गला फल और अन्य वनस्पति वनस्पति पदार्थ हो। तो ऐसे जीव जंतुओं को हम मृत जीवी हैं। ये जो है इन सड़े गले पर निर्भर करते हैं, और प्रकृति को ये जो कार्बनिक पदार्थ को वापस लौटाते हैं। ठीक है, तो इस बारे में भी हम आगे जो है बात करेंगे। तो अभी आप ये जान लीजिए कि जो आपका पारितंत्र है वो दो से बना है, घटक और दूसरे है जैविक घटक। अजैविक घटक वो होते हैं जिनमें जीवन मौजूद नहीं होता। ये आगे चलकर फिर से विभाजित होते हैं दो प्रकार के घटकों में। पहला है आपका प्राकृतिक घटक, जिसके अंतर्गत आता है आपका प्रकाश, दबाव, आर्द्रता आदि। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा है वो है रासायनिक घटक। उसके अंतर्गत जाते हैं रासायनिक तत्व, जैसे कि आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर इत्यादि। तीसरे है जैविक घटक। पारितंत्र का जो तीसरे घटक है वो जैविक घटक है, जिनमें जीवन मौजूद होता है। इसको हम जैविक घटक के रूप में चिन्हित करते हैं, परिभाषित करते हैं। अब ये जो जैविक घटक है ये आगे चलकर तीन मुख्य हिस्सों में विभाजित होता है। पहला है उपभोक्ता, ऐसे जीव जंतु जो पहले है उत्पादक। उत्पादक वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं सूर्य का प्रकाश का इस्तेमाल करके, तो उनको हम उत्पादक की श्रेणी में जो है परिभाषित करते हैं। और इसमें प्रमुखतः आपके हरे भरे पेड़ पौधे आते हैं। दूसरे होते हैं उपभोक्ता, ऐसे जीव जंतु जो कि अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, वो दूसरे उत्पादक या दूसरे उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं अपना खाना प्राप्त करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए। उनको हम उपभोक्ता बोलते हैं। ये तीन लिए निर्भर रहते हैं, जैसे कि आपका गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर प्राप्त करते हैं, जिसमें आते हैं प्रमुख आपके भेड़िया, लोमड़ी, सांप आदि। तृतीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, और खासकर ये शीर्ष मांसाहारी होते हैं। इसमें प्रमुखतः आपका बाज यानी ईगल और सिंह यानी लायन आते हैं। ठीक है, और तीसरे प्रकार के जो जैविक घटक हैं वो है मृत जीवी, जिनको हम अपघटक बोलते हैं, जो कि मृत कार्बनिक पदार्थ पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, खासकर सड़े गले मांस
सामग्री पर अपना जो मृत हो चुकी हो उसको पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इसमें प्रमुख आते हैं आपके जीवाणु। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर नोट कर लीजिए, जीवाणु यानी कवक यानी फंगस। आप देखते हैं ब्रेड अगर बाहर रह जाए तो उस पर छोटी छोटी फफूंद आपको नजर आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही आपका दूध के ऊपर कई बार जो है फंगस लग जाती है, जीवाणु उसके अंदर रहते हैं। इसके अलावा छोटे कीट पतंगे और केंचुए, मकड़ी, दीमक, ये भी सब जो है मृत जीवी या घटकों के श्रेणी में जो है इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये तो पारितंत्र के हमने अभी तक रचना के बारे में, संरचना के बारे में, कि पारितंत्र की क्या संरचना होती है उसके बारे में हमने बात करी। कुछ और डेफिनेशन जान लेते हैं जो आपको जानना जरूरी है। पहले होते हैं कुछ परिभाषा यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ये आपने सुनी भी होंगी। पहले होता है आपका शाकाहारी, वो जीव जंतु जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं उनको हम शाकाहारी बोलते हैं। आप सभी जानते हैं हिरण, गाय, बकरी वगैरह शाकाहारी जीव जंतु हैं। दूसरे होते हैं मांसाहारी, जो कि मांस भक्षी होते हैं, मांस को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसमें सींग, बाघ यानी टाइगर इत्यादि आते हैं। और तीसरे होते हैं सर्वाहारी, जो कि मांस भी खा सकते हैं और पेड़ पौधों पर भी अपना भोजन जो है उससे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्रमुखता आते हैं आपके मनुष्य, इसके अलावा भालू यानी बियर, और लोमड़ी यानी फॉक्स। तो ये इंग्लिश में बोलेंगे हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, और हिंदी में बोलेंगे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो ये भी आप याद कर लीजिए। अब हम बात कर पारितंत्र के प्रकार के बारे में। तो कोई भी तंत्र, मैंने आपको बताया था कि कोई भी तंत्र की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर जो है काम करती है, एक कॉमन गोल यानी कॉमन जो उनका लक्ष्य होता है वो प्राप्त करने के लिए आपस में मिलकर काम करती है। जैसे मैंने आपको क्लासरूम तंत्र के बारे में बोला था, क्लासरूम तंत्र में टीचर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपस में अंतःक्रिया करते हैं और उससे वो तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको हम तंत्र होते हैं। तो इसका क्या आउटपुट होता है, आउटपुट मतलब जो इससे क्या निकल रहा होता है, वहां पर टीचिंग यानी अध्यापन हो रहा होता है। इसी तरीके से जो कंप्यूटर तंत्र है उसमें भी कुछ आप इनपुट डालते हैं और उसका कुछ आउटपुट भी होता है। जैसे आप देखते हैं कि आपने प्रिंट कमांड दी तो प्रिंटर से प्रिंट आउट मिलता है। उसी प्रकार से पारितंत्र के भी कुछ फंक्शंस यानी प्रकार होते हैं। ठीक है, तो और ये प्रकार किस प्रकार से पाए जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वो जब बीच में क्रिया अंतर होती है तो उसके माध्यम से जो है ये प्रकार जो है यानी इनके लक्ष्य जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रकार कौन कौन से हैं पारितंत्र के? पहला है ऊर्जा का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ एनर्जी। ये ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ एनर्जी। और दूसरा है जो आप स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, वो है पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन जिसको बोलते हैं, वो है। और तीसरा है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैव भू रसायन चक्र यानी बायो जियो केमिकल प्रोसेस या बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, प्रोसेस यहाँ पर गलत लिखा हुआ है नोट्स में, आप इसको साइकिल साइकिल। तो ये क्या क्या है इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आप अभी के लिए ये तीनों जान लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आपका ऊर्जा का प्रवाह जो कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम यानी पारितंत्र के प्रकार, पहला प्रकार या फंक्शन है वो है ऊर्जा का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ एनर्जी। दूसरा प्रकार पारिस्थितिकी अनुक्रमण, भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या प्रकार हैं। तो सबसे पहले इसमें शुरू किया जाएगा आपका ऊर्जा के प्रवाह से। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हर जीव जंतु को ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। हम भोजन क्यों करते हैं? ताकि हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो। तो इसी से ही हमारी मांसपेशियां काम करती हैं, हम हाथ हिला
पाते हैं, हम बोल पाते हैं, हमारी आंखें जो है काम कर पाती हैं, हमारे शरीर के अन्य अंग जो है वो काम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऊर्जा चाहिए। ठीक है। ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त होती है? भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है। और जो है वो एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित भी होती रहती है। ठीक है। एक जीव को जब दूसरा जीव खाता है तो उसमें ये जो ऊर्जा है वो स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। वो कंसेप्ट क्या है? वो है खाद्य श्रृंखला का कंसेप्ट, यानी फूड चेन के बारे में हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आखिर पारितंत्र में एक जीव जो है दूसरे जीव को खा जो है आप देखेंगे कि पारितंत्र में एक जीव, ठीक है, और इस पूरी श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? इस पूरी श्रृंखला को हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है। जहां पर एक जीव दूसरे जीव को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है और एक श्रृंखला इसमें पूरी बनती है। तो इस पूरी श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला के रूप में जो है जानते हैं। ठीक है। तो सबसे कॉमन एग्जांपल जो देते हैं वो है घास, हिरण और शेर। तो ये खाद्य श्रृंखला आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही है, घास, हिरण और शेर। ठीक है। तो घास को हिरण खाता है, आप सभी जानते हैं। हिरण घास को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है। और हिरण को आगे खाएगा सिंह यानी शेर। ठीक है। और सिंह जो है अपनी ऊर्जा हिरण को खाकर प्राप्त करता है। तो ये एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला है। ठीक है। दूसरी खाद्य श्रृंखला का उदाहरण हम देखते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। शैवाल को खाएगा मच्छर का लार्वा, मच्छर के लार्वा को खाएगा ड्रैगन फ्लाई लार्वा, ड्रैगन फ्लाई लार्वा को खाएगी मछली और मछली को खाएगा पक्षी। ये भी एक उदाहरण है खाद्य श्रृंखला का। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको प्रकृति में देखने को मिलते हैं। ठीक है। एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि आपका शैवाल है, शैवाल को खाएगा कीट, कीट को खाएगा मेंढक, मेंढक को खाएगा सांप, सांप को खाएगा बाज। तो ये भी एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला है। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी खाद्य श्रृंखलाएं यानी फूड चेन आपको देखने को मिलती है प्रकृति में, जिसमें एक जीव जो है दूसरे जीव को खाता है और एक श्रृंखला इससे बनती है जिसको हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। एक जीव दूसरे पर आश्रित है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। ठीक है। तो ये जो जितनी भी आपको खाद्य श्रृंखला मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए, ये खासकर स्थलीय खाद्य श्रृंखलाएं हैं, यानी टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। ये आपको भूमि पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप तालाब का पारितंत्र देखें, ठीक है, तालाब का पारितंत्र देखें, या फिर आपका जो है आपका महासागर या सागरों की बात कर लें, यानी ओशंस के बारे में बात कर लें या सी के बारे में बात कर लें, तो वहां पर जो है हरे भरे पेड़ पौधे नहीं होते। तो वहां पर जो प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य करते हैं, बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे जीव जंतु जो है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो है वो पूरा करते हैं। ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं प्लवक। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स और हिंदी में बोलेंगे पाद प्लवक। ठीक है। ऐसे सूक्ष्म जीव जंतु जो कि आप माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं, ऐसे नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते हो उनको। तो वहां पर आप देखेंगे तो ये बहुत सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण का ये काम पूरा करते हैं। सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो ये प्रकार के उत्पादक हैं समुद्रों में, महासागर और सागरों में। ठीक है। तो सागर और महासागरों में खाद्य श्रृंखला में आप देखते हैं कि जो पाद प्लवक होते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं, वो एक प्रकार के उत्पादक हैं। ठीक है। अब पाद प्लवकों को आगे खाते हैं जीव प्लवक। क्योंकि मैं अपनी स्लाइड अभी नहीं आज टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं लगा पा रहा यहाँ पर, तो उससे ज्यादा आपको क्लियर हो जाता पीपीटी से। लेकिन अभी जो पीडीएफ है उसके माध्यम से ही आप देख लीजिए और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाद प्लवक को आगे चलकर खाते हैं जीव प्लवक। जो समुद्री खाद्य श्रृंखला है वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि पाद प्लवक को खाते हैं जैव
जीव प्लवक। जीव प्लवक खासकर मछलियों के छोटे छोटे उसमें बच्चे होते हैं। और इसके अलावा जो समुद्र में पाए जाने वाले जो आपके केकड़े होते हैं या आपके ऑक्टोपस वगैरह जो जीव जंतु होते हैं, उनके छोटे छोटे लार्वा जो होते हैं वो जीव प्लवक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पाद प्लवक को खाते हैं जीव प्लवक। जीव प्लवक को खाती है छोटी मछली, छोटी मछली को खाती है बड़ी मछली, और बड़ी मछली को आगे चलकर खाती है वेल या शार्क। ठीक है, वेल या शार्क। तो ये आपको समुद्री वातावरण में जो है ये इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं देखने को मिलेगी। और स्थलीय खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है पौधा, हिरण, शेर, ये स्थलीय खाद्य श्रृंखला है। इसके अलावा जो है आप देखते हैं शैवाल को खाएगा मच्छर का लार्वा, मच्छर को खाएगा आगे चलकर मेंढक, मेंढक को खाएगा आपका सांप, सांप को खाएगा मोर या बाज। ये भी एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला आपको स्थलीय पारितंत्र में देखने को मिलती है। और जलीय पारितंत्र में पाद प्लवक, जीव प्लवक, जीव प्लवक को छोटी मछली खाएगी, छोटी मछली को बड़ी मछली, और बड़ी मछली को शार्क या फिर वेल, ये सब खाएंगे। ठीक है, तो ये सब स्थलीय और जलीय खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में हमने बात करी थी, वो सभी जो है उनमें क्या हो रही है, खाद्य श्रृंखलाएं जो है उत्पादक से शुरू हो रही है। ठीक है, उनमें यानी हरे भरे पेड़ पौधों को जो है सबसे शीर्ष में यहाँ पर रखा गया, सबसे पहला जो स्थान दिया गया वो हरे भरे पेड़ पौधों को यहाँ पर दिया गया है। उन्हीं से ये खाद्य श्रृंखलाएं जो है वो शुरू हो रही है। ठीक है, तो ऐसी खाद्य श्रृंखलाओं को जो कि हरे भरे पेड़ पौधों से शुरू होती है, उनको हम उत्पादक खाद्य श्रृंखलाएं जो है बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरी खाद्य श्रृंखलाएं भी आपको देखने को मिलती हैं पारितंत्रों में। तो दूसरी प्रकार की जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं उनको हम बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, डेट्राइटस फूड चेन यानी अपरद खाद्य श्रृंखला, सॉरी उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो हरे भरे पेड़ पौधों से जो शुरू होती है उनको हम ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन यानी चराई खाद्य श्रृंखला। ठीक है, चराई खाद्य श्रृंखला उनको हम बोलेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो खाद्य श्रृंखलाएं सड़े गले मांस या मृत अवशेषों से शुरू होती है उनको हम अपरद खाद्य श्रृंखला यानी डिट्राइटस फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं दो श्रेणी में विभाजित है। पहला है चराई खाद्य श्रृंखला। ठीक है, चराई खाद्य श्रृंखला जो है जो हरे भरे पेड़ पौधों से शुरू होती है उनको चराई खाद्य श्रृंखला बोलते हैं यानी ग्रेजिंग फूड चेन। और जो दूसरी प्रकार की खाद्य श्रृंखला वो होती हैं जो कि सड़े गले जो है पदार्थ या सामग्री से शुरू होती हैं, उनको हम डेट्राइटस फूड चेन यानी अपरद खाद्य श्रृंखला के रूप में परिभाषित करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर जितने अभी उदाहरण पहले दिए थे, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे पौधे, हिरण या शेर, ये सभी जो थी एक चराई खाद्य श्रृंखला की श्रेणी में आती है। अपरद खाद्य श्रृंखला में आपका प्रमुखतः आता है, जैसे मैं उदाहरण के रूप में यहाँ पर आपको नोट्स में नहीं है लेकिन आप नोट कर लीजिएगा अपना पेन कॉपी से, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो अपरद खाद्य श्रृंखला है वो सड़ी गली पत्तियों से शुरू होती है। सड़ी गली पत्तियों को आगे चलकर खाते हैं केंचुए, और केंचुओं को आगे चलकर खाएगा कान खजूरा। कान खजूरा आपने सभी देखा होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटीपीड और हिंदी में कान खजूरा बोलते हैं। तो ये केंचुओं का शिकार करता है। तो ये एक प्रकार की अपरद खाद्य श्रृंखला है जो कि सड़े गले मृत पदार्थ से शुरू हो रही है। यहाँ पर मृत पदार्थ कौन सा है, सड़ी गली पत्तियां, सूखी हुई पत्तियां, उनको खाते हैं आपके केंचुए यानी अर्थवर्म। और केंचुओं को आगे चलकर खाते हैं आपके जो कान खजूरा यानी कि सेंटीपीड। तो ये प्रकार की अपरद खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलती है। आपके जो भी प्रश्न है, अगर आपको ये टॉपिक कुछ भी इसमें नहीं समझ में आ रहा तो साइड बाय साइड जो है आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रश्न आपके प्रश्न हो तो साइड बाय साइड आप मेरे से पूछते रहिएगा। अगर आपको उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला का कंसेप्ट जो है अभी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है,
1 मिनट दीजिएगा मुझे। एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो मैं इस कंसेप्ट को फिर से रिपीट कर देता हूं। तो ऊर्जा का प्रवाह जो एक प्रकार्य है आपका, आपका पारितंत्र का, उसके अंदर हम अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ कंसेप्ट जानने की आवश्यकता होती है। पहला है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण आप देखते हैं पारितंत्र में होता है कि जब एक जीव जो है दूसरे जीव को भोजन के रूप में प्राप्त करता है, उससे भोजन प्राप्त करता है, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं एक श्रृंखला के माध्यम से, और इस पूरी श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला के रूप में परिभाषित करते हैं, यानी फूड चेन के रूप में जानते हैं, where one organism depend upon other organism for obtaining their food. तो a whole chain is formed. This chain is known as the food chain. ठीक है, ओके। द कंसेप्ट ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में क्या हो रहा है, लगातार एक जीव जो है दूसरे जीव को इसमें खा रहा है। तो अब खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन जो है वो दो प्रकार से दो रूप में जो है विभाजित है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो पहला जो इसका टाइप है या फॉर्म है वो है आपका ग्रेजिंग फूड चेन, जिसको हम चराई खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। चराई खाद्य श्रृंखला वो होती है जो कि हरे भरे पेड़ पौधों से शुरू होती है, जैसे कि आपका घास, हिरण और सिंह। तो ये चराई खाद्य श्रृंखला है। लेकिन कुछ इसमें पात प्लवक को खाते हैं जीव प्लवक। जीव प्लवक को खाएगी छोटी मछली, छोटी मछली को खाएगी बड़ी मछली, और बड़ी मछली को खाएगी शार्क। तो ये भी एक प्रकार का चराई खाद्य श्रृंखला ही है। ठीक है, जो कि समुद्री पारितंत्र के अंदर चलती रहती है। दूसरी प्रकार की खाद्य श्रृंखला जो है वो होती है अपरद खाद्य श्रृंखला, यानी डिट्रैक्टस फूड चेन, जो कि सड़े गले मृत पदार्थ से शुरू होती है। और इसके उदाहरण है आपका सड़ी गली पत्तियां, और इनको खाएगा जो है केंचुए, और केंचुए को खाएगा कान खजूरा यानी सेंटीपीड। तो ये भी एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला है जिसको हम अपरद खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। जो दूसरा कंसेप्ट है वो है खाद्य जाल के बारे में। ठीक है, तो खाद्य जाल क्या होता है? अगर हम प्रकृति में देखते हैं या पारितंत्र में देखते हैं तो एक ही खाद्य श्रृंखला वहां पर आपको नहीं देखने को मिलती। खाद्य श्रृंखलाएं जो है आपस में बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं और एक जाल का निर्माण करती हैं। इसी जाल को हम खाद्य जाल बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपको एक साथ में आपस में अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं पूरे पारितंत्र में, और इसी खाद्य श्रृंखलाओं के जाल को हम जो है खाद्य जाल बोलते हैं, यानी फूड वेब बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे फूड वेब और हिंदी में बोलेंगे खाद्य जाल। ठीक है, तो उसका उदाहरण आप जो है अपने नोट्स में भी देखने को आप देख सकते हैं। यहाँ पर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया हुआ है। अगर पीपीटी चल रही होती तो मैं उसको आपको दिखाता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पौधे हैं। पौधों को खरगोश भी खाता है, बकरी भी खाती है। खरगोश को खाएगा बिल्ली। ठीक है, इसका खाता है सियार। ठीक है, खरगोश को भी खाएगा सियार। ठीक है, सियार को आगे चलकर कौन खाता है? शेर। इसी प्रकार से बिल्ली को भी आगे चलकर शेर खा रहा है। खरगोश को भी आगे चलकर जो है सियार भी खा सकता है और शेर भी खा सकता है। तो यहाँ पर एरो जो है वो नहीं सही तरीके से दे रखी। तो इस तरीके से एक पूरा जाल का जो है निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें हर जीव जंतु जो है आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे जाल को हम बोलते हैं खाद्य जाल, जिसमें बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाएं जो है आपस में जुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि अगर एक जीव जंतु जो है वो अगर वो समाप्त भी हो जाता है पूरी प्रकृति से, तो उसका स्थान जो है वो दूसरा जीव जंतु वहां पर ले लेता है,
और जो है ये खाद्य जाल जो है वो लगातार बन चलता रहता है, इसका जो काम है वो लगातार चलता रहता है। ठीक है, अगर सपोज खरगोश जो है वो विलुप्त हो जाए तो फिर भी बकरी जो है वो अभी भी है, जिसको बिल्ली खा सकती है, सियार खा सकता है, शेर खा सकता है। ठीक है, तो अगर सपोज बकरी जो है वो विलुप्त हो जाए तो फिर भी जो है बिल्ली खरगोश को खा सकती है, सियार खरगोश को खा सकता है, शेर भी खरगोश को खा सकता है। ठीक है, अगर सपोज हरे भरे पेड़ पौधे ही अगर विलुप्त हो जाएं या समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? तो पूरा खाद्य जाल जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो शुरुआत हो रही है वो पेड़ पौधों से ही हो रही है। तो आप देख रहे हैं पेड़ पौधे हमारे लिए या हमारे जीवन में क्या महत्व है जो है वो रखते हैं। ठीक है, तो ये खाद्य जाल के बारे में है, तो उसके बारे में भी आप जरूर जो है लर्न करना आवश्यक है। तीसरा, यहाँ पर नोट्स पे नहीं दिया गया, लेकिन उसके बारे में भी आप जरूर जो है जानिएगा। मैं अगली बार जो है वो स्लाइड शेयर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। वो है इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी पारितंत्र के पिरामिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पिछली बार भी क्वेश्चन आ चुका है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि यहाँ पर नोट्स में नहीं दिया गया। जो ये आपका एसओएल के नोट्स है उसमें नहीं दिया गया, लेकिन इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पिछली बार जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये आ चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम ग्राफ के माध्यम से, ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं इसके हर स्तर को हम पोषण स्तर बोलते हैं। ठीक है, तो हर स्तर जो होता है खाद्य श्रृंखला का उसको हम पोषण स्तर परिभाषित करते हैं, यानी ट्रॉफिक लेवल, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, हिंदी में बोलेंगे पोषण स्तर। ठीक है, जब हम इस पोषण स्तर को ग्राफ के माध्यम से प्लॉट करते हैं, ग्राफ आपने देखा होगा, सभी आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं, ग्राफ के माध्यम से जब हम प्लॉट करते हैं तो एक पिरामिड रूपी आकृति आपको देखने को मिलती है। इस पिरामिडी रूप आकृति को हम जो है क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी या पारितंत्र पिरामिड। ठीक है, पारितंत्र पिरामिड या पारिस्थितिकी तंत्र पिरामिड। ठीक है, तो पिरामिड आप सभी जानते हैं कैसा उसकी शेप होती है। पिरामिड की शेप जो है ट्रायंगल जैसी शेप आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको कुछ शेप नजर आएगी जब ग्राफ के रूप में आप जो है हर पोर्शन स्तर को अगर आप प्लॉटिंग उसकी करेंगे तो आपको यही जो है स्ट्रक्चर या शेप आपको देखने को मिलता है। इस पूरी पिरामिड को हम क्या बोलते हैं? पारितंत्र पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, अब ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड या पारितंत्र के पिरामिड है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है संख्या का पिरामिड, यानी पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, संख्या का पिरामिड जो है वो सीधा भी हो सकता है, ये उल्टा भी हो सकता है, और ये दर्शाता है कि हर पोषण स्तर पर कितने जीव जंतु मौजूद है या उनकी संख्या क्या है। ठीक है, यानी हर पोषण स्तर पर क्या संख्या होती है, अगर आप उसको ग्राफ के रूप में चित्रित करेंगे या प्लॉट करेंगे तो जो ये ग्राफ बनेगा उसको संख्या का पिरामिड हम परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो ये सीधा भी बन सकता है पिरामिड, ये उल्टा भी बन सकता है। ठीक है, सीधा कैसे बनेगा मैं आपको यहाँ पर उदाहरण देता हूँ कि अगर हम देखें घास, हिरण और शेर, ये खाद्य श्रृंखला देखते हैं। घास जो होती है उसका नंबर यानी संख्या बहुत ज्यादा होती है। और देखिए कि कोई घास के मैदान में आप जाइए, कितने लाख घास के पौधे वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ग्राफ में करेंगे तो सबसे नीचे जो है घास अगर हम देखें तो सबसे बड़ा बेस जो है वो घास का बनेगा। उसके बाद जो है वो नंबर आता है हिरण का। हिरण का नंबर जो होता है या संख्या जो होती है वो घास से कम होती है, कुछ हजार हिरण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हिरण का नंबर उससे थोड़ा सा कम हो गया। अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि नीहास, फिर हिरण। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लायन यानी सिंह का नंबर देखें, संख्या देखें तो सबसे कम होती है। ठीक है, तो सिंह जो है वो सबसे ऊपर आएगा इस पिरामिड में। तो आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा पिरामिड एक बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। ठीक है,
त्रिकोण बनेगा, हिंदी में इसको त्रिकोण बोलते हैं, ठीक है। जिसके नीचे आप देखेंगे घास है, घास की जो संख्या है वो नीचे दर्शाई गई है, और बीच का जो हिस्सा है वो हिरण को दर्शा रहा है कि उनकी संख्या क्या है, और सबसे ऊपरी हिस्सा जो है वो सिंह को दर्शा रहा है कि उनकी संख्या क्या है। तो ये संख्या का पिरामिड जो है सीधा हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने वो उदाहरण, ठीक है। लेकिन संख्या का पिरामिड जो है वो उल्टा भी हो सकता है, और इसका उदाहरण है हम पेड़ों को देखते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि पेड़, कोई वृक्ष देख लीजिए, वृक्ष एक ही है, वृक्ष पर बहुत सारे अलग अलग पक्षी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर चिड़िया हैं तो बहुत सारी अलग अलग चिड़िया आपको वहां पर देखने को मिलेगी, तो उसका वो फल खा रहे हैं, ठीक है, तो उस पर आश्रित है। तो अगर हम वृक्ष देखें तो वृक्ष पर चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया हैं, और इसके बाद उन चिड़ियों पर भी बहुत सारे छोटे छोटे जुएं या अन्य परभक्षी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो तीसरी श्रेणी पर हम अन्य छोटे छोटे परभक्षी जो कि चिड़ियाओं के ऊपर बहुत छोटे छोटे जुएं या और कीट होते हैं जो उनका खून चूसते हैं, तो वो बहुत सारे होंगे, परजीवी जिनको हम बोलते हैं परजीवी। तो आप देखेंगे कि अगर इस खाद्य श्रृंखला को मैं ग्राफ के रूप में चित्रित करूंगा तो वृक्ष तो एक ही है, ठीक है। आप ये ध्यान में दीजिएगा, एक और चीज है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड यानी पारितंत्र पिरामिड हम प्लॉट करते हैं तो उसके बेस पर, उसके नीचे हमेशा जो है उत्पादक आएंगे, और उसके ऊपर की जगह पर हमेशा उपभोक्ता आएंगे, ठीक है। तो वृक्ष को अगर मैं डालूं तो वृक्ष तो सिर्फ एक है, उसके उससे ज्यादा संख्या किसकी आती है, अगर उसके ऊपर चले तो पक्षियों की आएगी, और पक्षियों के ऊपर बहुत सारे परजीवी जो है वो अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो उनकी संख्या और भी ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि जो पिरामिड इस को अगर हम प्लॉट करें तो जब वो बनेगा तो वो उल्टा होगा, ठीक है। तो संख्या का पिरामिड सीधा भी हो सकता है, संख्या का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि आज मैं मेरी पीपीटी जो है स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो इसमें मैंने सारा कवर किया हुआ था, उसमें आपको ये सारा जो है अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार के पिरामिड के बारे में। दूसरे प्रकार का जो पिरामिड है वो है आपका जैव भार का पिरामिड, ठीक है, जैव भार का पिरामिड दूसरे प्रकार का पिरामिड है। और जैव भार का जो पिरामिड है वो दर्शाता है कि हर पोषण स्तर पर कितना जैव भार जो है वो मौजूद है, ठीक है, कितना जैव भार हर पोषण स्तर पर मौजूद है, ठीक है। तो यानी इन जितने भी जीव जंतु जो हर पोषण स्तर पर मौजूद है उनका क्या वेट है, ठीक है, कितना उनका वेट है या बायोमास कितना है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये भी सीधा भी हो सकता है, ये उल्टा भी हो सकता है। सीधा कैसे होगा, आप देखते हैं कि अगर मैं एक खाद्य श्रृंखला देखूं, घास, घास को खाएगा हिरण और हिरण को खाएगा सिंह, ठीक है। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला में जो घास बहुत सारी है और उनका वजन भी बहुत ज्यादा होगा, कई टन में होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि घास सबसे ज्यादा है, हिरण का नंबर कम है, संख्या कम है, तो इनका वजन भी कम होगा, और सिंह क्योंकि उनकी संख्या सबसे कम है तो उनका वजन भी यहाँ पर बहुत कम होगा। तो ऐसी स्थिति में जो जैव भार का पिरामिड अगर बनेगा तो वो सीधा होगा, लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है। कैसे, अगर मैं समुद्री पारितंत्र की बात कर लूं तो वहां पर मैंने उदाहरण आपको दिया था कि पाद प्लवक को खाते हैं जीव प्लवक, जीव प्लवक को खाते हैं छोटी मछली को खाएगी बड़ी मछली, और बड़ी मछली को खाएगी शार्क, ठीक है। तो उसको अगर मैं ग्राफ के रूप में चित्रित करूं, उसका चित्रण करूं, तो ये उल्टा बनेगा। किस प्रकार से, पाद प्लवकों की संख्या चाहे ज्यादा हो, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म है, ये माइक्रोस्कोप से जो है आपको दिखाई देंगे, ऐसे नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे सकते। तो उनका कुल वजन भी अगर मैं कर लूं, अगर लाखों या करोड़ों पाद प्लवक भी हो, उनका कुल वजन भी करूं तो कुछ किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका बेस बनेगा पिरामिड का वो सबसे छोटा होगा। उसके अगर हम ऊपर चले तो जो जैव प्लवक है उनका वजन थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, जो छोटी मछली होगी उसका वजन और ज्यादा होगा, बड़ी मछली का और ज्यादा, और शार्क या वेल का वजन तो कई टन में होता है। आप देखते हैं वेल मछली का जो वजन होता है वो कई टनों में होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर मैं उसको ग्राफ के रूप में परिवर्तित या चित्रित करूं तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो उल्टा होगा। तो जय भार का जो पिरामिड है वो सीधा भी हो सकता है, वो उल्टा भी हो सकता है। ठीक है। और तीसरे प्रकार का जो पिरामिड है वो है ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड इंगित करता है कि हर पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा जो है जीव जंतु के अंदर मौजूद है या उनको प्राप्त है। तो हर पोषण स्तर पर मौजूद ऊर्जा को इंगित करता है ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है। और ये हमेशा सीधा होता है, कभी भी उल्टा नहीं होता। इस पिरामिड की खासियत ये होती है कि ये हमेशा सीधा होता है, ये कभी भी उल्टा नहीं होता। ठीक है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है वो हमेशा ही सीधा होगा। क्यों? क्योंकि हर पोषण स्तर पर जो ऊर्जा होती है वो घटती चली जाती है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पौधे के बारे में, तो पौधों के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। और जैसे मैं हिरण की बात करूं तो हिरण के पास जो पौधों के अंदर जो ऊर्जा है उसका केवल 10% ऊर्जा ही हिरण के पास में जाएगी। और अगर मैं शेर की बात कर लूं तो शेर के पास केवल 10% ऊर्जा जो हिरण के अंदर मौजूद है वो केवल 10% ऊर्जा ही शेर के पास जाएगी। ठीक है। तो ऊर्जा हर पोषण स्तर पर कमी उसकी होती चली जाती है, चाहे वो कोई भी खाद्य श्रृंखला हो। और इसी वजह से खाद्य श्रृंखलाएं जो है उनमें 4 या 5 कड़ियों से ज्यादा या 4 या 5 पोषण स्तर से ज्यादा पोषण स्तर नहीं होते। क्योंकि जो अंत का जो पोषण स्तर होगा अगर इससे ज्यादा हुए तो उसके पास इतनी कम ऊर्जा पहुंचेगी कि इस जीव जंतु का जो है रह पाना ही संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की तरफ जाती है तो उसका ह्रास होता जाता है, उसका नाश तो नहीं कहेंगे, उसका लॉस होता चला जाता है। ठीक है। और हर केवल 10% ऊर्जा ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होती है। ठीक है। तो जो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा बनता है वो हमेशा ही हमेशा सीधा होता है, वो कभी भी उल्टा नहीं होगा। इस बारे में हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये आज हमने कुछ कंसेप्ट के बारे में बातचीत करी। पहला था खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में बात करी, दूसरा हमने खाद्य जाल के बारे में बात करी, और तीसरा हमने पारितंत्र पिरामिड के बारे में बात करी। पारितंत्र पिरामिड जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड ये दर्शाता है कि हर पोषण स्तर पर जीव जंतुओं की क्या संख्या है। ठीक है। और ये सीधा भी हो सकता है, ये उल्टा भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा पिरामिड मैंने आपको बताया जैव भार का पिरामिड। जैव भार का पिरामिड ये दर्शाता है कि हर पोषण स्तर पर क्या जैव भार मौजूद है। ठीक है। तो ये भी पिरामिड जो है वो सीधा हो सकता है, ये पिरामिड उल्टा भी हो सकता है। और तीसरा पिरामिड जो मैंने बताया वो है आपका ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड ये दर्शाता है कि हर पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा जो है वो मौजूद है, और सही सीधा रहता है। ये जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा ही हमेशा सीधा रहेगा, वो कभी भी उल्टा। तो आज हमने ये इनके बारे में जाना। अब हम बात करते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ऊर्जा का जो होती है, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा जो कि ये बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी ऊर्जा को कोई बना नहीं सकता, ऊर्जा को कोई नाश नहीं कर सकता, बट ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती चली जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये रूल जो है, ये नियम जो है वो लागू होता है। ठीक है। तो ये नियम यहाँ पर भी लागू हो रहा है। आप देखते हैं कि जो सूर्य की ऊर्जा होती है उससे पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा बनाते हैं। पेड़ पौधे को जो उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं तो वो अपनी ऊर्जा उससे बनाते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता को जब द्वितीय उपभोक्ता या दूसरे उपभोक्ता इसको खाएंगे तो वो अपनी ऊर्जा इससे पाएंगे। तो यहाँ पर क्या, ऊर्जा को कोई बना नहीं रहा, ऊर्जा को कोई ना नहीं कर रहा, लेकिन ऊर्जा जो है
उसका रूप परिवर्तित हो रहा है, वो एक रूप से दूसरे रूप में यहाँ पर परिवर्तित हो रही है। सौर ऊर्जा से पेड़ पौधों की ऊर्जा बन रही है, पेड़ पौधों की ऊर्जा से जो है उत्पादकों की ऊर्जा बन रही है। ठीक है, तो ये एक पहला नियम आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा नियम जो है थर्मोडायनेमिक्स का, वो ये कहता है कि ऊर्जा किसी भी तंत्र में जो जब जाती है तो हर स्तर पर उसका जो है, उसकी जो वैल्यू है जो है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि पारितंत्र में भी कुछ ऐसा ही है कि हर पोषण स्तर पर जैसे ऊर्जा जो है चलती है, जैसे ही किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो आप देखेंगे कि हर पोषण स्तर पर जो ऊर्जा होनी चाहिए उसका केवल 10% ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर पहुंच पाता है। ठीक है, तो हर पोषण स्तर पर उसका ह्रास होता चला जाता है, ऊर्जा का ह्रास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब वो क्यों होता है उसके बारे में जानते हैं। पेड़ पौधे पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सारा ही प्रकाश जो है पेड़ पौधों के खाने के रूप में परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, उसका केवल कुछ हिस्सा ही पेड़ पौधे जो है उससे खाना बना पाते हैं, उसको खाने के रूप में परिवर्तित कर पाते हैं। ठीक है, तो अब पेड़ पौधों को देखते हैं, जब उन्होंने प्रकाश संश्लेषण कर लिया तो जो खाना बनाया उसका कुछ हिस्सा वो अपने ग्रोथ के लिए यानी अपनी बढ़वार के लिए भी उनको चाहिए, अपने श्वसन प्रक्रिया के लिए भी उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा चाहिए। तो अपनी श्वसन प्रक्रिया के लिए और बढ़वार के लिए उस ऊर्जा का को जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब हिरन उन पेड़ पौधों को खाएंगे तो हिरन के पास केवल 10% ऊर्जा जो पेड़ पौधों के अंदर मौजूद है वो हिरन तक पहुंचेगी। ठीक है, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि हिरन भी अगर घास खाता है तो सिर्फ घास की पत्तियां खाता है, उसकी जड़ें नहीं खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 10% ही ऊर्जा जो है वो हिरन के पास में पहुंचेगी। अब क्या होगा, हिरन ने जो ऊर्जा पेड़ पौधों से प्राप्त करी तो उसका इस्तेमाल वो अपने श्वसन प्रक्रिया में करेगा। ठीक है, और उससे वो अपनी ऊर्जा प्राप्त करेगा, अपनी श्वसन प्रक्रिया में उसको उस ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। तो क्या होगा, केवल 10%, जब हिरण को सिंह खाएगा तो केवल हिरण के अंदर जो मौजूद ऊर्जा थी उसका 10% ही सिंह के पास में पहुंचेगा, बाकी ऊर्जा उस तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह आपको देखने को मिलता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र में। इसका कुछ और पार्ट रह गया है, क्योंकि अभी मेरे पास में पीपीटी जो है वो नहीं है, उसमें डायग्राम्स हैं, तो उसके माध्यम से मैं आपको समझा सकता हूँ। तो अभी तक आज के लिए इतना तक ही आप जान लीजिए। अगली बार अगले जो लेक्चर होगा उसमें मैं जो है बाकी की जो है वो पीपीटी शेयर कर दूंगा ताकि आपको सारा कुछ क्लियर रहे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, आप जो है मेरे साथ में बने रहे, क्योंकि टेक्निकल इश्यू आज था, फिर भी आपने प्रतीक्षा करी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो भी प्रश्न हैं वो चैट के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। आज के लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न रहे हों तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न है तो पूछ लीजिए। ईशा प्रजापति, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अ, आपका मैं माइक ऑन कर दूं ताकि आप अब अपना प्रश्न पूछ सकें। हाँ बताइए, अपना क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, ईशा प्रजापति।
दीपांश पांडे, एक मिनट। दीपांश पांडे अपना प्रश्न पूछिए। मनीषा कुमारी, चांदनी, रोहित, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न हो? सर इसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? आप कौन? सर ईशा आपका? प्रजापति? सर यशी? यशी। हाँ। यस सर। व्हाट्सएप ग्रुप अभी देखिए बनाया नहीं है, पिछली बार के स्टूडेंट्स का था। और इस बार तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप अभी हमने बनाया नहीं है, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ में ऐड करना होता है, वो फिल भी हो जाता है। तो इसलिए आपके अब, क्योंकि अब आपसे लाइव इंटरेक्शन हो सकती है, तो आपके कोई भी प्रश्न हो तो वो मेरे से आप पूछ लीजिएगा, और बाकी जो भी मटेरियल आपको चाहिए होगा वो साइड बाय साइड में आपके साथ में शेयर कर दूंगा क्लासेस में, जो भी पीपीटी वगैरह रहेंगी ओके ना, सर। वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो यही जो मेनली तो नोट्स के लिए ही होता है, कुछ बुक्स के लिए होता है, वो सारी ऑनलाइन पीडीएफ मेरे पास में है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो यशी, आपके कोई और प्रश्न है आज के लेक्चर को रिलेटेड कुछ भी? हेलो? आपकी आवाज कट रही है यशी। ठीक है, और कोई प्रश्न? सर ये वाला जैव भूम रासायनिक चक्र। जैव रासायनिक चक्र मैं अगली बार डिस्कस करूंगा। इसमें क्या होता है जैव रासायनिक चक्र की, जितना भी मैंने अभी आपको रासायनिक घटक बताए थे, ठीक है, तो चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, वो एक चक्र के माध्यम से पारितंत्र में उनका जो है वो एक रूप में दूसरे रूप में वो जो है घूमते रहते हैं। ठीक है। तो ये एक चक्र का निर्माण करते हैं, जिनको जैव भू रासायनिक चक्र हम बोलते हैं। उसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, वो बिना डायग्राम के आपको मैं क्लियर नहीं कर सकता। तो आज वो पीपीटी मेरे पास मैं शेयर नहीं कर पा रहा किसी टेक्निकल इशू की वजह से। अगली बार मेरे पास में वो होगी, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, पूरा पीपीटी में आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसमें मैंने वो डायग्राम्स बनाए हुए हैं, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे एक जीव से वो दूसरे जीव की तरफ पहुंच रही है, नाइट्रोजन हो चाहे वो कार्बन हो, तो कैसे वो जीव जंतुओं में और इसके अलावा मृदा में और हवा में कैसे वो घूमती है, उसके बारे में पूरा आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। तो अगली अगले लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। और कोई प्रश्न? सर आपकी क्लास कौन 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 से डे में होती है? मेरी क्लास में जो रहेगी वो है थर्सडे को और सैटरडे को, 2 से 3। सर ठीक है। सर जो बीकॉम वाले बच्चे हैं और बीए वाले बच्चे हैं उनकी एक ही मतलब एक ही सब्जेक्ट है उसका, पर्यावरण का, वो सेम चैप्टर्स हैं? सेम चैप्टर सबको एक ही आप कंफ्यूज मत करिएगा, जो एईसीसी का कोर्स है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का कुछ एक और पेपर भी है जिसमें पर्यावरण के बारे में बताया गया है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो एईसीसी का जो पेपर है, ठीक है, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, उसके आता है आपका इन्वायरमेंट का पेपर। और ये सबके लिए कंपलसरी है, सबको पढ़ना है, चाहे बीकॉम को पढ़ना हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना हो, बीए को पढ़ना हो, सबको ही पढ़ना जरूरी है, बीएससी को भी पढ़ना जरूरी है। ऑल थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सबको ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो ये वाला पेपर जो है वो सबका कंपलसरी है। 72182 801 ये इसका कोड है। ठीक है। और इन्वायरमेंट स्टडीज नाम है, और ये एईसीसी के अंडर आता है, और ये सबके लिए कंपलसरी है, सबको पढ़ना जरूरी है, ये ध्यान में ओके दीजिएगा। सर, थैंक ठीक है। और कोई प्रश्न? दीपांशी, आपका कोई प्रश्न? ये किसने हैंड रेज किया हुआ है? एक मिनट।
राइट। चांदनी, आपका कोई प्रश्न हो? जीत सिंह, कोई नो प्रश्न? सर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हैंड रेज किया है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपका हैंड रेज यहाँ पर आ रहा है। मनीषा कुमारी। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये ध्यान में दीजिएगा कि कई बार कोई टेक्निकल इश्यू हो जाता है, तो उसे सपोज थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना पड़ जाए तो प्लीज वेट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार कोई टेक्निकल ग्लिच वगैरह आ जाते हैं बीच में। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर कोई प्रश्न अभी भी रह गए हो तो आप पूछ लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है। सर जो बच्चे क्लास नहीं ले पाए थे उन्हें रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी? हाँ, रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगी, लेक्चर अवेलेबल रहेगा, ये जितने भी अभी है उसका रिकॉर्डिंग हो रही है, वो एंड में आपको एक लेक्चर के रूप में वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन वो कितने दिनों में मिलेगा ये मुझे पता नहीं है। वो टेक्निकल टीम जो है वो इसको लेक्चर को कब अपलोड करते हैं वहाँ पर, वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो है उसमें आपको मिल जाएगा सब कुछ, जो है वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको, एसओएल की वेबसाइट पर ये सारा कुछ अवेलेबल रहता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्लास में ना आए, क्लास में तो आना जरूरी है ही। ठीक है, और कोई नहीं सर। क्वेश्चन? सर वो हाँ, हमारा 10 से 11 दो क्लास एक ही टाइम पे होती है ना, इसलिए एक क्लास ले पाते हैं, दूसरी मिल नहीं पाती है हमें, इसलिए पूछा था। अच्छा, ठीक है, लेकिन आपका 2 से 3 ये रहेगी हर थर्सडे को और सैटरडे को, तो 15 कुल इसमें लेक्चर्स हैं, जो कि अभी इस महीना और नेक्स्ट मंथ तक ये चलेगा ही चलेगा, मई और जून में। तो टोटल 15 के करीबन है लेक्चर्स, जिसमें से आज दूसरा लेक्चर खत्म हो गया है। ठीक है, तो अब बाकी 13 और रह गए हैं, जिसमें पूरा कोर्स इसमें कंप्लीट मुझे कराना है। ठीक है, तो कोई भी अभी आज के जितना पढ़ाया उसके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ लीजिएगा। और कोई? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। सत्यप्रकाश जी, लेक्चर को एंड कर दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।